सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज चर्चा में हमारा विषय है घाटी में लोकतंत्र की घंटी। आज का यह विषय पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने के बाद से जम्मू और कश्मीर में हुए पहले बड़े चुनाव के संदर्भ में है। जिला विकास परिषद का चुनाव परिणाम जम्मू कश्मीर के लिए बेहद खास है। दरअसल अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने से पहले जम्मू और कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली अर्थात ग्राम स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय नहीं थी। इन चुनाव के जरिए जम्मू के 10 और कश्मीर घाटी के 10 यानी कुल 20 जिलों में जिला विकास परिषद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का गठन हो रहा है। 280 सीटों के लिए हुए चुनाव के परिणामों में अभी तक जो रुझान है उसमें गुपकार गठबंधन ने प्रभावी प्रदर्शन किया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी घाटी में कमल खिलाने में सफल हुई है। जीत से उत्साहित गुपकार अलायंस के नेताओं का कहना है कि यह अनुच्छेद 370 पर रेफरेंडम है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में यह पहली बार है जब 6 प्रमुख पार्टियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। आर्टिकल 370 हटने के बाद इन पार्टियों ने मिलकर गुपकार अलायंस बनाया। इसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाली पीडीपी, इसके अलावा सज्जाद गनी लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थानीय इकाई शामिल है। कांग्रेस के भी शामिल होने की चर्चाएं थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बहस का मुद्दा बना, कांग्रेस पीछे हट गई। कुल मिलाकर इस चुनावों में गुपकार अलायंस का बेहतर प्रदर्शन है। भाजपा भी बेहतर कर रही है, कांग्रेस महज उपस्थिति दर्ज करा पा रही है। लेकिन कोई पार्टी किस रूप में यहां पे प्रतिनिधित्व कर रही है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कश्मीर में पहले भी चुनाव होते थे, लेकिन उस चुनाव के अंतर्गत मतदान का प्रतिशत बहुत मामूली हुआ करता था। किस कदर मामूली हुआ करता था इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और श्रीनगर के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में अगर आप मतदान की बात करें तो 2014 में मतदान मात्र 26% के करीब था और 2017 में उपचुनाव हुए जिसमें फारूक अब्दुल्ला निर्वाचित हुए। आपको सुनकर जानकर अचंभा हो सकता है कि उसमें मतदान के स्तर पर केवल और केवल 7.12% वोट पड़े और इसके बावजूद भी लोकतंत्र की परंपरा के अंतर्गत हम मानते हैं कि वहां चुनाव हो गए। लेकिन इस बार जो ये चुनाव हुए हैं नई पृष्ठभूमि के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, विभाजन के बाद, तो उसके अंतर्गत मतदान का प्रतिशत 51% से भी अधिक है। 8 चरणों में चुनाव हुए और 51% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इतनी बड़ी संख्या में चुनाव में हिस्सेदारी बताती है कि जम्मू कश्मीर नई राह पर आगे बढ़ चला है। क्या इस चुनाव के मायने हैं? आने वाले समय में देश जम्मू कश्मीर के संदर्भ में क्या उम्मीद कर सकता है? जम्मू कश्मीर की राजनीतिक दशा और दिशा आने वाले समय में क्या रहेगी? इसी पर आज हम बात करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराए और चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाए, उससे पहले समय हो जाता है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ताइवान की पूर्व राष्ट्रपति का दिया हुआ है। उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र का मार्ग घुमावदार हो सकता है या कई बार मुड़ने वाली नदी की तरह हो सकता है, लेकिन अंततः नदी को जनहित रूपी समुद्र में ही मिल जाना है। कुल मिलाकर लोकतंत्र ही आखिरी मार्ग है, आखिरी नियति है, अंतिम चरण है जिसके तहत मनुष्य जीवन को गरिमा प्राप्त होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में जम्मू कश्मीर भी उस दिशा में अब पूरी ताकत के साथ चल पड़ा है। यह पूरे देश के लिए सुखद है। इसकी रोशनी में अब हम अपनी चर्चा के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री हैं, देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ अश्विनी कुमार जी हैं। अश्विनी कुमार जी कतई अपरिचित चेहरा नहीं है। आज सुबह से कई राष्ट्रीय चैनलों की शोभा अश्विनी कुमार जी बढ़ा रहे थे। काफी व्यस्त बीता है उनका दिन और एक बार फिर आज इस कार्यक्रम में वो हमारे साथ में। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम अश्विनी कुमार जी से ही करते हैं क्योंकि अश्विनी कुमार जी लगातार जम्मू कश्मीर के घटनाक्रम के साथ में खुद ही जुड़े हुए हैं। वो थोड़ा रोशनी दें कि इन चुनावों को और इस चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं इन्हें किस रोशनी में वह देखते हैं। जी अश्विनी जी। जी हिमांशु जी, जो अभी लेटेस्ट जो फिगर आ रही है जी 240 जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, जिसमें से 140 जम्मू में है, 140 कश्मीर वादी में है और 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू के हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर वादी के हैं जी। और अभी तक जो है
80 में से 280 में से 272 की या तो लीड हो रही है या वो चुनाव जीत गए हैं, जिसमें से टॉप पर जो जा रहा है वो गुपकार अलायंस जा रहा है, जिसमें से 6-7 पार्टीज हैं, जिसमें मेन पार्टीज पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कम्युनिस्ट पार्टी और बाकी के छोटे छोटे गुट हैं। और इन्होंने जो है लीड और जो जीते हैं उन्होंने 115 सीटें इनके पास आई हैं जी। और अधिकतर उसमें कश्मीर वादी के हैं। और भारतीय जनता पार्टी के 70 सीटें या तो लीड में है या उन्होंने जीत ली हैं जी। और सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी यह है कि कांग्रेस ने, जिन्होंने कोई भी उनका स्टार कैंपेनर नहीं था और अपने आप ही उन्होंने जो है अभी 23 सीटों पर वो लीड कर रहे हैं या जीत गए हैं जी। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो कि अल्ताफ बुखारी है, जो पीडीपी का एक गुट है, वो टूट के आया था, जो मिनिस्टर थे, उनके पास 12 सीटें या तो लीड कर रहे हैं या वो जीत गए हैं। और अदर्स जो है, अदर्स का मतलब इंडिपेंडेंट है, वो एक बड़ा भारी ग्रुप बन के आ रहा है, जो कि 52 लोग हैं, 52 लोग हैं। वो क्या गेम खेलेंगे आगे जाके वो 1-2 दिन में पता लग जाएगा। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि बीजेपी ने जो है कश्मीर में अपना कमल खिला दिया है। अभी सीटें उनके 2 या 4 के बीच में चल रही हैं, वो मैटर नहीं करता, बट वहां पर जो बीजेपी का जो झंडे चले हैं, वहां पर जो उनका कमल ने हर जगह पॉलिटिक्स में या जिस चुनाव में यूज हुआ है, तो लोगों का एक वहां पर वो पार्ट जो नया है, सबसे ज्यादा पार्ट है कि वादी कश्मीर में जहां पर कि बीजेपी का नामो निशान नहीं था, वो उन्होंने वहां पर अपना गेम शुरू की है। और सबसे जो बीजेपी के लिए जम्मू से कोई खतरनाक घंटी भी बज रही है कि जम्मू में 4 डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी ने पूरा कब्जा किया है, जिसमें से जम्मू है, सांबा है, कठुआ है या जो उधमपुर है। उनमें से 56 सीटें टोटल थी, 56 में से 44 सीटों पर बीजेपी आगे है। दैट मीन कि ये 4 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने कब्जा किया है जी। और बट खतरनाक घटना ये है कि 6 डिस्ट्रिक्ट जो बचे हुए हैं उसमें जो है 84 सीटें थी, उसमें 14 सीटों पर बीजेपी आगे है। तो वो एक खतरे की घंटी है कि जम्मू से जो है डेमोक्रेट जो डिक्लेरेशन जो है इनका फारूकअब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती का, और कांग्रेस ने जम्मू में काफी जगह गेन किया है। डोडा का जो इलाका है जहां पर कांग्रेस ने काफी सीटें इंक्रीज की है, जो कि अगर कंपैरिजन करना हो पिछली असेंबली सीटों में या पार्लियामेंट सीट में, हालांकि वो इलाका जो है गुलाम नबी आजाद का इलाका है, जिसको अस्ट वाइस डोडा कहते थे, रामबन, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, वहां पर कांग्रेस ने अच्छा किया है बिना कोई इतनी मेहनत किए हुए या उनका कोई स्टार कैंपेनर आया हो बाहर से, तो वहां पर उन्होंने गेन किया है। आपने एक रफली ट्रेंड हमें दिया है, लेकिन मैं ट्रेंड से पहले आज से जो बात करना चाहता हूं वो थोड़ी अलग बात करना चाहता हूं। जानना यह चाहता हूं कि आप तो जम्मू कश्मीर के संवेदनाओं से भी जुड़े हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या में जो मतदान हुआ है, इसको लेकर आपका पत्रकार मन क्या सोचता है? आप तो लगातार चुनाव देखते आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव पहले भी होते थे, देखो उसमें मतदाताओं की भागीदारी, जन भागीदारी वोटों की शक्ल में बहुत कम हुआ करती थी। इस बार 8 चरण में चुनाव हुए हैं, केवल द्वितीय चरण को छोड़ दे जिसमें 48% वोट गिरे थे, बाकी सब में 50% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। क्या मानते हैं आप कि केंद्र सरकार की नीति, केंद्र सरकार का धारा 370 के संदर्भ में लिया गया फैसला और जम्मू कश्मीर को एक नई दिशा देने की कोशिश, उसके प्रति ये जन समर्थन बताता है कि लोग नई राह पर चलने के लिए तैयार हैं? और इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी को आप किस नजरिए से देखते हैं, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। बजाय इसके कि कौन जीता और कौन हारा, इस पर भी हम बात करेंगे, पर पहले इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। देखिए, ये पहली दफा 47 के बाद पहली दफा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के यहाँ पर चुनाव हुए हैं और जो सिस्टम बना हुआ है, जिस तरह से वादी कश्मीर में लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और बाहर निकल के आए, और हालांकि उसमें बीजेपी का काफी लोग जलसों में जाते थे, क्योंकि हमें जम्मू कश्मीर के लोगों का पता है, उनका बिहेवियर का पता हुआ है, तो लोग हर जलसे में जाते थे। मगर जो
जिस तरह से बीजेपी को एक्सपेक्ट था, जिस तरह से उन्होंने स्टार कैंपेनर वहां पर बिठाए थे, उस हिसाब से अगर 140 सीटों में सब लोग एक्सपेक्ट करते थे, पर्टिकुलरली पार्टी में बीजेपी के कम से कम 20, 25, 30 सीटें उनको मिलेगी, जो कि इतनी सीटें नहीं आई है। बट उनके लिए खुशी ये है कि वहां पर उन्होंने एक नया गेम प्लान शुरू किया, जो कि बीजेपी का सुबह से कहना है, चाहे शाहनवाज हुसैन साहब कह रहे हो, चाहे रविंद्र रैना जी बोल रहे हो, कि जो बाकी के जो इंडिपेंडेंट है उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। तो एक स्ट्रेटजी के तौर पर या सिक्योरिटी एंगल के तौर से इंटरनल इनकी एडजस्टमेंट हो कि इसको जिताओ और बाद में उनको ज्वाइन करवा दो। तो कुल मिलाकर जो जीता वो पट्टा हमारा। इस रणनीति पे भाजपा है, लेकिन हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी जी जुड़े हुए हैं। उनके पास चलते हैं, फिर विनोद जी के पास विशेष टिप्पणी के लिए हम जाएंगे। थोड़ी देर में राव भट्ट भी हमारे साथ होंगे, जो पीडीपी के नेता हैं। ताहिर जी, जानने का विषय यह है कि केंद्र की नीति के संदर्भ में, मोदी सरकार की नीति के संदर्भ में सफलता मानी जा सकती है कि बड़े स्तर पर जन भागीदारी इस चुनाव में देखने को मिली। केंद्र में बैठे दिल्ली के नेता गदगद हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई उतने प्रसन्न होने के आसार नहीं देख पा रही है। संख्या बता रही है कि आपने घाटी में कुछ सीटें हासिल की, पर जम्मू में जो आपको एक तरफा क्लीन स्वीप करना चाहिए था, सारा मैदान आपके लिए बना हुआ था, वैसे परिणाम नहीं दिख रहे। जनता ने केंद्र सरकार पर मोहर लगा दी अपनी भागीदारी से, पर भाजपा को वोट देने में कुछ कंजूसी कर दी। क्या कहेंगे आप? देखिए, डीडीसी इलेक्शंस का पहली बार जम्मू कश्मीर में होना जी, इस चीज का पूरा सेहरा सेंट्रल हाईकमांड को जाता है जी। प्रधानमंत्री साहब ने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जो वादे किए थे लाल किला से, कहीं ना कहीं एक 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 करके सभी वादों को पूरा किया जा रहा है। उसमें से ये भी एक वादा था जी। और जम्मू कश्मीर के अवाम का, स्पेशली वैली में अगर घाटी की बात की जाए, लोगों का खुल के बाहर आना और वोट डालना, ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कामयाबी है। हमने जितनी मेहनत की, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी हाईकमांड ने, हमारे स्टार कैंपेनर जो दिल्ली से एक पूरी टीम हमें डिप्यूट की गई थी जम्मू कश्मीर के लिए, सभी ने डे नाइट काम किया, बहुत काम किया। भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन लड़ना पूरे देश में एक अलग तरह का हमारा तरीका होता है। वेल प्लान से इलेक्शन लड़ी जाती है, पूरे सिस्टम से लड़ी जाती है, और नीचे ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता भी उस इलेक्शन का भागीदारी माना जाता है। सभी मिलकर काम करते हैं जी। हमने बहुत काम किया और श्रीनगर में पहली बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के झंडे इतने लहराए, हर रैली में हमारे साथ लोगों ने साथ दिया, कंधे से कंधा मिला के लोग घरों से बाहर आए हैं। ये हमारी कामयाबी है। कहीं ना कहीं हम घाटी में लोगों का दिल जीतने में कामयाब हुए हैं, और उसका नतीजा ये है कि हमारे कुछ लोगों ने वहां पे कामयाबी भी हासिल की है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि हमने कश्मीर में अपना खाता खोला है। और बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट फाइट कर रहे थे, वो जीते हैं, और कुछ इस टाइम पे लीड कर रहे हैं। मुझे लगता है वो भी जब घंटे 1.5 घंटे के अंदर सारी पिक्चर क्लियर होगी, वो भी विनिंग होंगे। बहुत सारी मजबूरियां श्रीनगर में होती हैं इलेक्शन लड़ने की। जो लोग हमारे सिंबल पे नहीं लड़ रहे थे, लेकिन हमारे पार्ट थे, हमारे हिस्सा थे हमारी पार्टी के, वो लोग भी जीते हैं, वो हमारे लोग हैं। और कुल मिला के मैं आपको ये बात कह, मैं चौधरी साहब माफी चाहूंगा आपको बीच में रोकने के लिए। आप इंडिपेंडेंट के संदर्भ में अपना क्लेम कर रहे हैं, थोड़ा अधिकृत रूप से बताएंगे कुल कितने प्रत्याशी 280 सीटों के तहत भाजपा ने मैदान में उतारे थे, और कितने निर्दलीयों को समर्थन आपने दिया था? या ऐसा तो नहीं कि जो जीत गया उसे भाजपा में ले आएंगे, इस दावे के साथ में आप हमारे कार्यक्रम में बैठे हैं? नहीं, श्रीनगर की जो पॉलिटिक्स है बहुत हटके है। मैं आपको क्लियर करूं हिमांशु जी, श्रीनगर की सियासत पूरे हिंदुस्तान से डिफरेंट है। और श्रीनगर की जब सियासत की बात आती है तो हर कदम जो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी है फूक फूक के रखती है। हमारी सेंट्रल हाई कमांड, हमारी जम्मू की हाई कमांड ने जो काम किया है कश्मीर में, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हमारे हैं वो हमारे ही हैं। ये नहीं आप हमारे पे ये कह सकते कि जीतने के बाद हम उनको कह रहे हैं कि वो हमारे हैं। वो कैंडिडेट हमारे थे, हमारे हैं, और वो कल सुबह आपको बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और जब रिजल्ट फाइनल होंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। बहुत आपने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया ताहिर साहब। मेरा सवाल आपसे बहुत स्पष्ट ये था, 280 सीटों पर कुल भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत रूप से कितने उम्मीदवार उतारे? देखिए, हमारे अप्रोक्सीमेटली 125 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे थे वहां पे, और कुछ कैंडिडेट हमारे इंडिपेंडेंट भी फाइट कर रहे थे। वो हमारे कैंडिडेट थे जिनकी हम बार बार बात कर रहे हैं। हमारे रविंद्र रैना साहब ने भी बहुत सारे आज बाइट्स में इस चीज को दोहराया है, बाकी भी हाईकमांड हमारी दोहरा रही है। वो हमारे कैंडिडेट थे, क्योंकि इस टाइम पे डीडीसी की जब इलेक्शन का स्टार्ट होना जम्मू कश्मीर में, और सभी का गुपकार अलायंस का इकट्ठा होना,
वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उतरना चाहती थी, लेकिन सेंटर की उनकी दिल्ली हाईकमान की इंटरवेन होने की वजह से जो हमारे जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उनको बैकफुट पे आना पड़ा और कांग्रेस को अपने बलबूते एक सवाल आपसे और करने का है। जो परिणाम आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसके आधार पर गुपकार समूह का यह कहना है कि यह धारा 370 के संदर्भ में रेफरेंडम है जिसमें जनता ने अपना मत खिलाफत में व्यक्त कर दिया है। जो जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा था वो वापस बहाल किया जाए। हम इस मुद्दे के साथ चुनाव में थे, जनमत बता रहा है कि वह इसके साथ में है। क्या कहेंगे डॉक्टर ताहिर आप? एक चीज क्लियर कर दूं, जी 370 35A अब जा चुका है। उसकी बार बार वो उसका बात करते रहेंगे, उसको दोहराते रहेंगे, फिर एक बार वैली के घाटी के लोगों को, यूथ को गुमराह करेंगे अगर वहां की रीजनल पार्टीज, तो बहुत बड़ी उनके लिए भूल है। वैसी चीजें नहीं करनी चाहिए उनको। वहां गुमराह नहीं, जो चीज चली गई है वो वापस नहीं आएगी। ना 370 वापस आएगा, ना 35A वापस आएगा। हमने देश को एक बनाना था, वो हमने बना के बता दिया। आज की डेट में जम्मू कश्मीर का एक झंडा है और एक संविधान है, सभी उसको मानते हैं। पहले वाली बातें चली गई हैं। अभी भी अगर वो पुराने ख्वाब वो लोग देख रहे हैं तो देखते रहे, उनका आदत पड़ चुकी है ख्वाब देखने की, तो वो ख्वाब देख सकते हैं, उससे हम उनको नहीं रोक सकते। लेकिन जहां तक 370 ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब देखते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये दावा है डॉक्टर ताहिर चौधरी का। हालांकि उनसे मुझे कुछ सवालों के वास्तविक जवाब नहीं मिले, मैं उस पर टिप्पणी के लिए विनोद अग्निहोत्री जी के पास जाऊंगा। लेकिन डॉक्टर हमारे साथ ताहिर सईद जुड़ गए हैं जो पीडीपी के नेता हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो रुझान आ रहे हैं इसको लेकर ताहिर सईद जी आपकी टिप्पणी। जी, सबसे पहले मैं ताहिर चौधरी साहब के एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा। ये अभी दावा कर रहे थे ताहिर चौधरी साहब के इतने जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हमारे साथ हैं, मैं ताहिर चौधरी साहब को बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है और जब एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने जाती है तो वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ती है। जी तो भारतीय जनता पार्टी जो है अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी। अब आप पैसों के जोर पर, दबाव के जोर पर यहाँ पे कल क्लेम करोगे, किसी को अपने साथ लाओगे, वो अलग बात है। लेकिन जितनी सीटें आप भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे जीतोगे वो आपकी सीटें हैं। तो ये बात आपको माननी चाहिए। दूसरी जो आप कह रहे हैं कि इन पार्टीज को नहीं करना चाहिए था, इसको ये नहीं कहना चाहिए था कि ये रेफरेंडम है, ताहिर चौधरी साहब ये हमने नहीं कहा। ये रेफरेंडम भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की 370 के मुद्दे पे लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता यहाँ पे आए, वो चाहे जनाब स्मृति ईरानी यहाँ पे आई, अनुराग ठाकुर जी यहाँ पे आए, वीके सिंह जी यहाँ पे आए, जितने भी इनके जो लीडर्स है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के बगैर सब लीडर्स को उन्होंने यहाँ कैंपेन करने के लिए लाया। जनाब ताहिर चौधरी साहब, आपके सब कैंडिडेट्स ने, सब जो स्टार कैंपेनर थे, 370 के नाम पर वोट मांगा। आपने इसको रेफरेंडम बना दिया और जम्मू कश्मीर के लोगों ने फैसला दे दिया है। आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने आज आपको बता दिया है कि हम आपके साथ नहीं है, हम उस पार्टी के साथ नहीं है जो जम्मू कश्मीर को तोड़ने की बात करती है, हम उस पार्टी के साथ नहीं है जो जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने की बात करती है, हम उस पार्टी के साथ नहीं है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के रिसोर्सेज को, जो हमारे महदूद रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो बाहर के लोगों को देने की बात करती है। हम उन लोगों के साथ नहीं है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के जॉब्स जो है वो बाहर देने की बात करती है। आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको रिजेक्ट कर लिया है, ये बात आप मान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी 4 डिस्ट्रिक्ट्स की एक पॉलिटिकल पार्टी बनकर रह गई है। 4 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको कामयाबी मिली है, ये आप मान लीजिए। 4 डिस्ट्रिक्ट्स के बाहर आपकी हालत खराब है। इवन की आपको ये सोचना चाहिए कि पीएजीडी की एक पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप जिसकी लेजिटिमेसी पे सवाल उठा रहे थे, उन्होंने आपको जम्मू में टक्कर दी और जम्मू में आपके मुकाबले में बराबरी में पीएजीडी खड़ी है। और आपका रजौरी, पुंछ में हमारी मेरी पॉलिटिकल पार्टी और बाकी पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 10 में से सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट्स पर आपको बढ़तरी मिली है। बिल्कुल कोई शक नहीं, जम्मू वहां पे आपको वोट मिला है, लेकिन 6 डिस्ट्रिक्ट में आपको मुंह की खानी पड़ी है। और वादी में आपने इतना पैसा खर्च किया मेरे भाई। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हमको कैंपेन नहीं चलाने दिया गया, हमारे नेता को बंद कर दिया गया, हमारे कैंडिडेट्स को गिरफ्तार किया गया। उसके बावजूद भी हमने तकरीबन जो 150 हम टच कर रहे हैं, अब ये हम घर बैठ के कर सकते हैं। जब हम घर से बाहर आके कैंपेन करेंगे तब आपको अंदाजा होगा कि आपका कहीं नामो निशान भी नहीं होगा। आपका कहीं नामो निशान भी नहीं होगा। ताहिर सईद जी, आपका ये कहना है, पर अगर व्यक्तिगत हैसियत में देखें तो ये नतीजे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की निजी हैसियत में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। 6 पार्टियां मिलकर मुकाबला कर रही हैं। जंगल में शेर के मुकाबले सारे जानवर इकट्ठे होकर लड़ लें और फिर कहें कि शेर को हरा दिए, शेर के खिलाफ जनमत आ गया, कौन मानेगा? आप परंपरागत प्रतिद्वंदी थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या नहीं बोलते थे।
भाजपा के चलते एक छतरी के नीचे आए, फिर भी भाजपा इतनी सीटें जीत रही है। क्या मानते हैं, भाजपा कोई ताकत नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, कोई समर्थन नहीं है? नहीं, देखिए, जो आप भाजपा को एक सीटें कह रही है, पहले आपको ये देखना है कि भाजपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। जी, हम जो पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है, हमने सीटें आपस में बांटी थी। जी, इसमें आपको इस तरीके से देखना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है तकरीबन 200 सीट, 280 में से 260 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। और हमने जो है, मैं आपको कहूंगा, मेरी पार्टी पीडीपी जो है 60 सीटों पर चुनाव, हम वी वर कंटेस्टिंग 60 सीट्स और हम 35 जीत रहे हैं। जी, इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर आप अगर आप अलग अलग से भी इसमें जाते हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है भाजपा से भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर सामने आ रही है। और आपको ये भी देखना है कि भाजपा को जो सीटें मिली है, सिर्फ जम्मू के 4 डिस्ट्रिक्ट में उनको अच्छी सीटें मिली है। जम्मू के 4 कुटवा है, सांबा है, जम्मू है और उधमपुर का आधा इलाका है। बाकी इलाकों में उनको एक बाकी इलाकों में उन्हें सीटें नहीं। ताहिर सईद जी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव था, भाजपा एक इलाके में सिमट कर रह गई, एक राष्ट्रीय पार्टी जन समर्थन जुटाने में राज्य में कामयाब नहीं हो पाई। इस रोशनी के बीच में विनोद अग्निहोत्री जो बहुत देर से हमारे साथ में बतौर श्रोता जुड़े हुए थे, अब मौका है उनका सारे मौकों बिंदुओं पर टिप्पणी करने का। सबसे पहले विनोद अग्निहोत्री जी, आप इन चुनावों में बड़े पैमाने पर हुए मतदान को लेकर क्या नजरिया रखते हैं? क्या आप मानते हैं देश की सरकार की नीति सफल है, इसके संदर्भ में हमें मानना चाहिए, या इसके संदर्भ में आपकी कोई और दृष्टि? देखिए हिमांशु जी, पहली बात तो ये है कि ये बहुत स्वागत योग्य है कि जिस तरह से बड़ी संख्या में लोगों ने निकल करके मतदान किया। ये भारतीय लोकतंत्र के प्रति, भारतीय संविधान के प्रति उनका विश्वास है और इसके लिए हम सभी राजनीतिक दलों को हमको साधुवाद देना चाहिए कि सबने चुनाव में जिस तरह से भागीदारी की तो लोग निकले, यानी कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास है। और वैसे मैं एक चीज बता दूं, अश्विनी जी मुझे ठीक करेंगे, 2014 का चुनाव और 2000 और जो उपचुनाव उसको छोड़ करके जम्मू कश्मीर में 1996 में भी काफी संख्या में मतदान हुआ था, जब नरसिम्हा राव के समय में विधानसभा चुनाव हुए थे। 2009 में भी काफी संख्या में मतदान हुआ था विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में। तो लोगों की आस्था, जम्मू कश्मीर के लोगों की आस्था भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र के प्रति शुरू से रही है। ये अलग बात है कि कुछ एक ताकतें जो है वहां पर जिस तरह से अलगाववाद की आग जलाई जाती है उसका शिकार होती है, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये स्वागत योग्य है, पहली बात। दूसरी बात जो है, भारतीय जनता पार्टी ने श्रीनगर की सीट जीती है, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं इसलिए मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जनसंघ के जमाने से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जमाने से कश्मीर जो है उनके एजेंडे में था, धारा 370 उनके एजेंडे में थी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की शहादत या जो है वो जब श्रीनगर में हुई, जिसको लेके हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा लगाया कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने यात्रा तक निकाली, तो जम्मू कश्मीर उसके एजेंडे में उस जमाने से था। और इसी के तहत जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 2014 में, उसमें पीडीपी के साथ, ये जानते हुए कि पीडीपी की जो है विचारधारा वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत ध्रुव है, लेकिन गठबंधन किया भाजपा ने। और जब वो गठबंधन हुआ था हिमांशु जी, तो मैंने एक टिप्पणी की थी, मैंने कहा था गर्म पानी और ठंडा पानी अगर एक साथ मिलाया जाए तो एक सामान्य पानी बन जाता है। तो ये एक अच्छा गठबंधन है कि पीडीपी अपना जो है थोड़ा सा जो है उसका जो एक आक्रामक रवैया है वो ढीला करेगी और बीजेपी थोड़ा अपना जो हिंदुत्ववादी रवैया उसको ढीला करेगी, और एक सामान्य जम्मू कश्मीर में एक सामान्य एक लोकतांत्रिक परंपरा की शुरुआत होगी। लेकिन वो गठबंधन चला नहीं, कुछ वाद विवाद में टूट गया और भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन विड्रॉ करके सारा, चूंकि 370 हटाना था उनको, बहुत सारे एजेंडे पूरे करने थे। लेकिन भाजपा ने बड़ी राजनीतिक चतुराई के साथ कश्मीर में भी अपनी पैठ बनाई है। सीट भले ही वो एक जीत रही हो, लेकिन जनता पार्टी के चुनाव में दिखाई पड़े, वहां अगर नारे लगे तो इसको कमतर करके नहीं आंकना चाहिए। सीटें मिलना, भाजपा जो है वो ऐसी पार्टी है जो आखिरी गेंद तक बैटिंग करती है और छक्का लगाने के उसमें रहती है, और वो दीर्घकालिक राजनीति करती है, वो अल्पकालिक राजनीति नहीं करती। आपने बहुत सही कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पूरे जम्मू कश्मीर के दल थे जो एक दूसरे के मुकाबले में लड़ते थे चुनाव, और कांग्रेस पार्टी एक जमाने में जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में लड़ाई होती थी। बाद में वो लड़ाई पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में सिमट गई। आज वो स्थिति है कि गुपकार गठबंधन बना करके पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और वो सज्जाद लोन
जो पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार में बीजेपी के कोटे से मंत्री बने थे और जिनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान से नवाजा गया था, तो वो आज गुपकार गठबंधन के साथ है, जिसको भाजपा के नेता गुपकार गैंग कहते रहे हैं पूरे चुनाव में। तो ये जो है इसका विचार पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को करना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी जमीन जो है कहीं ना कहीं उनकी जमीन कम हुई है। क्यों? वरना आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में हर जगह अगर उसकी उपस्थिति दिखाई पड़े, जम्मू तो उसका क्षेत्र रहा, जम्मू में कांग्रेस और भाजपा के बीच में मुकाबला होता रहा, वो तो मैं मान सकता हूं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है, कांग्रेस की जमीन जो है, जो कांग्रेस जमीन छोड़ रही है या खो रही है, वो जमीन धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ले रही है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी विनोद जी आपने की। आपको स्मरण होगा 2005-6 में मैं और आप दोनों जब कश्मीर गए थे जिस समय पर, और गुलाम नबी आजाद बतौर मुख्यमंत्री पाए जाते थे, वो गुलाम नबी आजाद इस पूरे चुनाव के दौरान दिखाई नहीं दिए। कांग्रेस पहले गुपकार के साथ जा रही थी, राष्ट्रीय स्तर पर विषय बना, पीछे हट गई। लेकिन इस पूरे चुनाव में जहां पे अभी हमारे साथ पीडीपी के नेता बोल रहे थे, भाजपा के तमाम दिग्गज आए, लेकिन कांग्रेस पूरी तरीके से स्थानीय इकाई को अपने भरोसे छोड़ दी। क्या माने, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में अपने वजूद को खुद ही नकार दिया है? जी विनोद जी। विनोद जी का संपर्क हमसे टूट गया है। मैं इस सवाल को लेकर अश्विनी कुमार जी से भी पूछ सकता हूं। अश्विनी जी, आप कांग्रेस की स्थिति को लेकर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? कहां खो गई कांग्रेस? जी बिल्कुल हिमांशु जी, जैसे आपने बताया कि कांग्रेस जो है वो बिल्कुल साफ हो रही है, उसकी जगह बीजेपी टेक ओवर कर रही है जी। बट जो अभी डाटा जो है आज का जो मैं बता रहा हूं आपको जी, कांग्रेस ने गेन किया है, और मैं आपको बता रहा हूं कि डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन और रियासी में कांग्रेस ने गेन किया है जी। और कोई भी स्टार कैंपेनर वहां नहीं गया है। और जो डोडा का इलाका है, जो जिसको अर्स्ट वाइल डोडा कह रहे, चाहे वो रामबन था, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ है, वहां पर जो उनका वोट बैंक इंक्रीज हुआ, जो सीटें जो लीड ले रही है या जीत गई हैं, वो कांग्रेस के किसी भी स्टार कैंपेनर के बिना ही हुआ है। क्योंकि वहां पर जो लोकल लेवल पर जो उन्होंने जो कैंपेन किया है, उसी से ही कांग्रेस ने गेन किया है। और कांग्रेस जो है सबसे ज्यादा सेटबैक, जैसे अभी अग्निहोत्री जी बोल रहे थे, विनोद जी बोल रहे थे, कांग्रेस जो बिल्कुल साफ हो गई है जम्मू, उधमपुर, सांबा में जी। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे मेन जो डिस्ट्रिक्ट है, जो कि विंटर कैपिटल भी है, वहां पर कांग्रेस को कोई बढ़त नहीं मिल रही है। कांग्रेस ने अपना अकाउंट भी नहीं खोला है। बट कुछ कुछ जगह पर, जैसे पुंछ में कांग्रेस एक्टिव हो गई है। सवाल मेरा ये नहीं है कहां कितना किया है, जानने में दिलचस्पी इस बात की है, जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं गुलाम नबी आजाद, जो इस समय देश में आवाज उठा रहे हैं कांग्रेस की बदहाली को लेकर, कांग्रेस के संदर्भ में अपनी चिंताएं देश के सम्मुख व्यक्त कर रहे हैं, वो अपने गृह क्षेत्र के संदर्भ में लावारिस छोड़ दे रहे हैं पार्टी को। क्या कारण है इसका? इसे जानने में पूरे देश की दिलचस्पी होगी। जो गुलाम नबी आजाद की छाती फटी जा रही है कांग्रेस की बदहाली राष्ट्रीय स्तर पर देखकर, उनका सीना, उनका मन अपने गृह प्रदेश में बदहाली देखकर क्यों नहीं पिघल रहा, ये जानने में दिलचस्पी है हम सबकी। इसके संदर्भ में आपकी टिप्पणी चाहिए। हिमांशु जी, बिल्कुल सही बोला आपने कि जो गुलाम नबी आजाद थे, स्टार कैंपेनर होते थे, और बड़ा मैंने देखा है उनकी दौरान भी, या जब से ये यूथ कांग्रेस में थे, जब एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी थे, वो एक अच्छे प्लानर थे। बट जैसे आपको पता लग रहा है कि दिल्ली में जो हालत कांग्रेस की है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और वो कैंपेन कर रहे हैं, ओपनली बोल रहे हैं कि कांग्रेस में चेंज आनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। तो उसकी वजह से ना तो कांग्रेस ने, हाई कमांड ने उनको भेजा यहाँ पर, ना बोला गया। वो चाहते थे कि हाई कमांड उनको बोले, हाई कमांड उनको बोले। अश्विनी का कहना है कुछ हस्तक्षेप विनोद अग्निहोत्री जी करना चाह रहे हैं, बीच में हमारा उनसे संपर्क टूट गया था। जी विनोद जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, गुलाम नबी आजाद राष्ट्रीय नेता तो है, लेकिन जम्मू कश्मीर के नेता कभी नहीं रहे। पर मुख्यमंत्री तो रहे विनोद जी, इससे तो इनकार नहीं। नहीं, वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे, यहाँ से भेजे गए थे मुख्यमंत्री जब बने थे। ये अलग बात है, वो सरकार अच्छी चलाई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के मास लीडर कभी नहीं रहे। वो चुनाव भी, लोकसभा के चुनाव महाराष्ट्र से लड़ते थे, तो जम्मू देश के नेता थे वो, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो कोई, जैसे मुफ्ती साहब जम्मू कश्मीर के नेता थे, मुफ्ती सईद साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के नेता हैं,
या बख्शी गुलाम मोहम्मद जो है वो जम्मू कश्मीर के नेता थे, वो जो चीज थी, वो चीज गुलाम नबी आजाद के पास कभी नहीं रही। यहां तक पिछले चुनाव में तो 2014 में चुनाव भी हार गए वहां से लोकसभा का। तो इसलिए गुलाम नबी आजाद चिंता राष्ट्रीय कांग्रेस की कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की चिंता उनका विषय नहीं है। जम्मू कश्मीर की चिंता उनका विषय नहीं है। लेकिन विनोद जी, आपसे जानने में एक सवाल और है मेरी दिलचस्पी का, वो ये है कि जिस तरीके से गुपकार गठबंधन इस चुनाव के परिणामों को धारा 370 के संदर्भ में रेफरेंडम करार दे रहा है, इसको लेकर आप कितने चिंतित या कितने निश्चिंत? देखिए, मैं तो इस बात से प्रसन्न हूं कि लोगों ने मतदान भारी संख्या में किया जी। ये मेरे लिए, मैं हमेशा सकारात्मक देखता हूं कि कम से कम लोग निकले। अगर लोग मतदान करने न निकलते तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं धारा 370 के बाद जो माहौल बना है वो भारतीय लोकतंत्र के लिए वहां नुकसानदेह हो रहा है। लेकिन जिस तरह लोग निकले, उन्होंने गुपकार गठबंधन को वोट दिया या भाजपा को दिया या कांग्रेस को दिया, ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल स्थानीय स्तर के चुनाव थे। ये डीडीसी के चुनाव है, ये विधानसभा के लोकसभा के चुनाव नहीं है। तो ये बिल्कुल जिला स्तर के जो मुद्दे होते हैं, स्थानीय विकास के मुद्दे होते हैं, स्थानीय समीकरण होते हैं, उन समीकरणों के आधार पर इन चुनाव लड़े गए। और वो सही कह रहे थे वो जो पीडीपी के जो प्रवक्ता थे कि ये रेफरेंडम बनाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने आक्रामक चुनाव प्रचार से किया, जो उसको नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी को सामान्य तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को सामान्य तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए था। रेफरेंडम का मुद्दा भाजपा ने क्रिएट किया, ये विनोद अग्निहोत्री जी का भी मानना है। लेकिन जो भी था, मुद्दा बना। अब इसकी रोशनी में अगला सवाल जो निकलता है वो अश्विनी जी से है। अश्विनी जी, इन चुनाव के परिणाम भाजपा को उत्साहित नहीं करते। जम्मू में भी 10 जिलों में से मात्र 4 सीटों पर भाजपा का वर्चस्व दिख रहा है, बाकी जगह पर भाजपा का वर्चस्व नहीं। घाटी में 2-4 सीटें मिलने पर उत्साहित हो सकते हैं, पर घाटी भाजपा के काबू में नहीं है, यह साफ जाहिर है। क्या ये परिणाम, ये रुझान इस क्षेत्र को विधानसभा चुनाव के संदर्भ में और इंतजार तो नहीं कराएंगे? क्योंकि भाजपा को दिख रहा है विधानसभा चुनाव अगर करा दिए तो परिणाम कमोबेश ऐसे ही हो सकता है। क्या ये रुझान, ये परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए और लंबित करने का कारण तो नहीं बनेंगे? देखिए हिमांशु जी, एक ट्रायल था जो कि डीडीसी के इलेक्शन थे। एक ट्रायल था कि इस ट्रायल में पार्टी कहां पर रहती है, पार्टी देखेगी इसमें वोट बैंक कितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। अभी तो हम लीड और जीतने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगले कल तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना वोट बैंक लिया। मुझे याद है कि 2014 में जब कैंपेन हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ हजार वोट मिले थे वादी कश्मीर में, जबकि उन्होंने पूरी कैंपेन की थी और उस वक्त एक भी कैंडिडेट नहीं जीता था। बट अभी जो इन्होंने पूरी कोशिश की है, पूरे नेशनल लीडर वहां लगाए हैं, और अगर उन्होंने वहां खाता खोला है, वहां पर कमल का फूल खिला है, तो चाहे वो 4 सीटें ले या 6 सीटें ले या 10 सीटें ले, वो उनके लिए मैटर नहीं है। उनके लिए मैटर यह है कि वहां पर जो वोट बैंक ब्रेक करना है, जो कि एक वक्त अगर आपको याद होगा कि पूरी वैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस होती थी। फिर जब वाजपेयी जी आए तो उन्होंने पीडीपी को बनाया और पीडीपी ने ब्रेक किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को। अभी जब नई पार्टी बन गई है, जम्मू कश्मीर आप पार्टी अपनी पार्टी बन गई है, वो भी पार्ट है, पीडीपी का पार्ट है, जिसमें अल्ताफ बुखारी है, वो भी एक पार्ट है उसी का। जैसे गनी लोन के बेटे जो है सजाद लोन, उन्होंने पिछली दफा वो महबूबा मुफ्ती की कैबिनेट में थे, जबकि वो बीजेपी में कोटे में थे, तो उन्होंने भी किया। अभी वो दूसरी पार्टी में चले गए हैं। तो एंड ऑफ द डे देखना ये है कि ये जो सारे लोग हैं, अभी कल का जो वहां पर ओमपुरा में बड़गाम में एक एम्प्लॉइज इंश्योरेंस हॉस्पिटल जो खोला गया 100 बेड, वहां पर संतोष गंगवार जी वहां पर गए, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी थे, और पहली दफा फारूक अब्दुल्ला साहब को भी वहां पर देखा गया एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि इतने देर से वो नेशनल लीडरों के साथ नहीं खड़े हो रहे थे। तो एक इंडिकेशन भी जा रही है कि आगे क्या होगा, कौन किसके साथ जाएगा, क्या गुपकार अलायंस चलेगा या टूटेगा, क्योंकि सबको अपनी अपनी ईगो प्रॉब्लम भी है। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला अपने आप को टॉलेस्ट लीडर मानते हैं, महबूबा मुफ्ती भी अपने आप को टॉलेस्ट लीडर मानती है। आगे जो है बाकी के जो ग्रुप है, जो मिले हुए हैं,
और वो इंडिपेंडेंट जो बीजेपी कह रही है कि उनको हमने सपोर्ट करके जिताया है, जो इंडिपेंडेंट अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है करीबन 52 लोग ये हैं। तो आप पार्टी जो अपनी पार्टी है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 12 लोग हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के 20 चेयरमैन, उसमें से बीजेपी कितने अपने चेयरमैन बना सकती है, और सबसे पावरफुल वो है चेयरमैन होता है। अभी तक तो कुल 4 ही डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें भाजपा का स्पष्ट अध्यक्ष बन रहा है। ये रुझान के अंतर्गत है। मैं एक बार फिर चौधरी जी के पास में आ रहा हूं। ताहिर चौधरी जी, आपसे जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर है, जो भी अभी रुझान आए वो परिणाम आए। आपका दावा है इंडिपेंडेंट अधिकांश हमारे हैं। 260 सीटों पर आपने अधिकृत चुनाव लड़ा, कुल 280 सीटें हैं। 20 सीटों पर इंडिपेंडेंट आपने अपने समर्थन से अगर लड़ा भी दिए हैं, सभी जीत जाएं तो भी 20 और, कुल मिला के इतने आंकड़े पे खड़े हैं। रुझान बता रहा है कि अभी भी जम्मू कश्मीर की जनता भाजपा के साथ नहीं है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश, एक राज्यपाल के अधीन रहने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा, या विधानसभा चुनाव के संदर्भ में उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी नतीजा आए हैं फिर भी भाजपा विधानसभा के चुनाव कराएगी और जनता को उसका शासन सौंपेगी? देखिए हिमांशु जी, ये आपने बहुत आगे का सवाल मुझे पूछा जी। ये बहुत सारी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है, आप अच्छी तरह जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका, और हर चीज के ऊपर जब चिंतन मंथन किया जाता है तो वो किया भी जाएगा। इन रिजल्ट्स के ऊपर भी किया जाएगा। और मुझे लगता है कल 12 बजे से हमारी पार्टी हाईकमान की JNK में भी और दिल्ली सेंट्रल हाईकमान भी मीटिंग्स लेना शुरू कर देगी कि कहाँ पे कमियां रही, कहाँ पे क्या मिस्टेक्स हुई हमारे से, कि ऐसा क्यों हुआ। और ये बहुत सारी चीजें डिटेल्स में होंगी। ये पार्टी हाईकमान का सिस्टम होता है और हमारी वर्किंग का जो सिस्टम है बहुत हटके है बाकी पार्टियों से। और मुझे लगता है कि जहां तक आगे का जो आप चुनाव की बात कर रहे हो, और वो सेंट्रल हाईकमान उसके ऊपर डिसीजन लेगी, यहाँ की हाईकमान के साथ बात करके ये बातें डिसाइड की जाएंगी। और मुझे लगता है इन चीजों पे टाइम लगेगा काफी। तो आप मानते हैं ताहिर चौधरी जी कि यहाँ की जनता तो चाहती होगी कि हमारी अपनी विधानसभा हो, हमारे अपने विधायक हों, हमारा अपना मुख्यमंत्री हो, उसको ज्यादा इंतजार कराना क्या आपको नहीं लगता है एक असंतोष का कारण बनेगा? आप भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रवक्ता हैं, किस नजरिए के साथ केंद्र के सम्मुख बात रखेगी प्रदेश इकाई? देखिए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप कह रहे हो। MLA होना बहुत जरूरी है, मुख्यमंत्री होना बहुत जरूरी है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जब ये चीजें होती हैं तो एक आम आदमी का एक बहुत इजी रहता है कि सीधा MLA के पास जाना। और अब तो DDC के भी हमारे मेंबर जीत गए हैं, इनके पास डायरेक्ट जाके अपनी छोटी छोटी जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो शेयर कर सकते हैं। ये चीजें पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें होनी। लेकिन फिर मैं आपको ये चीज क्लियर करूं कि इन चीजों के ऊपर अभी सेंट्रल हाई कमांड के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी जम्मू कश्मीर को लेके, कि स्पेशली हमारे प्रधानमंत्री साहब जम्मू कश्मीर को लेके बहुत सेंसिटिव रहते हैं। वो छोटी छोटी चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है, रेगुलरली अपडेट लिए जाते हैं यहाँ की हाई कमांड से। और ये सारी चीजों को क्लियर करने के बाद बहुत सारी मीटिंग्स होंगी, बहुत सारी डिस्कशंस होंगी, उसके बाद तो होना चाहिए। ये डॉक्टर ताहिर चौधरी मानते हैं कि विधायक होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां अलग हैं, उनको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा। लेकिन ताहिर सईद जो PDP के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानने में दिलचस्पी है कि आपको मिला ये समर्थन, आपको मिली हुई ये सीटें कितना आपको उत्साहित कर रही हैं कि आप ये मांग कर रहे हैं कि यहां पर जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाए? क्या इस दिशा में पहल की उम्मीद हम आपसे कर सकते हैं ताहिर सईद जी? हिमांशु जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जो पूरी चर्चा चल रही थी, तो ये बात चल रही थी किसको जी हम कह रहे हैं कि ये रेफरेंडम है 370 पर जी। ये रेफरेंडम हम करने वाले नहीं है। अभी एक ताजा ट्वीट आया है BJP IT सेल के जो है अमित मालविया का जी, तो वो कहते हैं कि BJP की जो ये कामयाबी जो है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई है वहां पे, तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों का इंडोर्समेंट है जो 370 को हमने हटाया था जी। तो अब आप फिर हम पे इल्जाम लगाते हैं कि आप जी इसको इंडोर्समेंट बनाते हैं। छोटा इलेक्शन था, विकास का इलेक्शन था, डेवलपमेंट का इलेक्शन था, आप जी इसको रेफरेंडम का मामला बनाते हैं। बुनियादी तौर पर भारतीय जनता पार्टी इन्होंने जो मिसगाइड करना पहले शुरू कर दिया है। मैं आपके चैनल से देश के लोगों को बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर नहीं उभरी है। अभी तक के जो रुझानात हैं, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो PAGD की जो एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो सबसे बड़ी पार्टी उभरकर 80 सीटों पर अभी तक उसको कामयाबी मिली है।
और दूसरे नंबर पर जो है भारतीय जनता पार्टी है 70 सीटें लेकर। तो जिस तरह का इन्होंने शुरू कर दिया है ये मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन, तो अमित मालविया और इनकी टीम तो मानी जाती है ये मिस इन्फॉर्मेशन के लिए और ये जो गलत अफवाहें फैलाने के लिए, और इसको ये लिंक कर रहे हैं 370 के साथ। तो फिर तो ताहिर सईद को या महबूबा जी को या उमर साहब को कहने का हक है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 को भारतीय पार्लियामेंट की तरफ से लिए गए फैसले को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि ये इस फैसले का ताल्लुक मेरी जात के साथ था, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ था, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस फैसले को रिजेक्ट कर दिया है। देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप कितने काउंसिल बनाते हैं। मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे 20 काउंसिल बनेंगी टोटल। जी ताहिर जी का संपर्क हमसे टूट गया है, लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी ये दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं हमारे साथ ताहिर सईद जी ने। हम कोशिश करेंगे उन्हें फिर से जोड़ पाए कि सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास सबसे ज्यादा सीटें आ रही हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये आंकड़ा भाजपा के लिए एक धक्का है, जो भाजपा सुबह से इस माहौल में है कि सबसे बड़े राजनीतिक दल तो हम हैं, ये तो गठबंधन है जिसे वो गैंग करार देते थे। क्या कहेंगे आप, ये आंकड़ा भाजपा की रणनीति के लिए कितना घातक होगा और दावे के लिए भी? सही साहब, आपसे जानने में इसी बात को लेकर दिलचस्पी है। रेफरेंडम की बात पे तो आपने अपने दावे कर दिए, जम्मू कश्मीर में अब अगले चरण के तहत विधानसभा के चुनाव कराए जाएं, इसके संदर्भ में आपका नजरिया क्या है? प्रारंभिक पंच सरपंच चुनाव में तो आपने भागीदारी नहीं की थी, बाद में आपको लगा गलती हो गई तो आप जिला विकास परिषद में इस पूरे गठबंधन के साथ में मैदान में आए। अब विधानसभा चुनाव की मांग करेंगे या धारा 370 की बहाली तक राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहेंगे? नहीं, देखिए हिमांशु जी, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है जी। तो एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, और जो वो पॉलिटिकल पार्टी जो जमहूरियत पे यकीन रखती है, लोकतंत्र पे यकीन रखती है। जब हमने इससे पहले एक बार अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत इलेक्शन से जब हमने दूरी इख्तियार की थी, उस वक्त उसके कुछ वजूहात थे, उस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात कुछ डिफरेंट थे, और आज जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो उसका कुछ और तकाजा है, कुछ और मुतालबा है, जिसके हिसाब से हम चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही कि हमने उस वक्त दूरी बनाई थी, वो हालात का उस वक्त हालात की डिमांड यही थी। जहां तक असेंबली चुनाव का ताल्लुक है, हम तो बार बार कहते थे कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो है एक असेंबली, हमारी असेंबली होनी चाहिए, और हमारी एक असेंबली जो एक पावरफुल असेंबली थी, हमें वैसी एक पावरफुल असेंबली चाहिए। लेकिन जमहूरियत का एक अमल एक होता है, और जब भी जिस वक्त भी यहाँ पे असेंबली के चुनाव होंगे, हम तो तैयार हैं, हम तो आज भी तैयार थे। तो ये तो मैंने पहले भी कहा। आपकी बात में थोड़ा सा विरोधाभास है ताहिर सईद जी, इसलिए आपसे एक बार सवाल फिर दोहराता हूं। वर्तमान में जो विधानसभा का स्वरूप है, उसके चुनाव कराने के प्रति आपका कोई आग्रह, या इस जिद पर अड़े होंगे कि ये विधानसभा हमें स्वीकार नहीं है, हमें पुरानी वाली स्थितियों में लाकर दीजिए तो ही चुनाव कराइए, और नहीं तो राष्ट्रपति उपराज्यपाल का जो पद चल रहा है उसी में शासन व्यवस्था चलती रहे? ये जानने में दिलचस्पी है, इस संदर्भ में थोड़ा रोशनी देना। देखिए, आज जब इन्होंने डीडीसी के चुनाव किए, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये डीडीसी को एम्पावर करने वाले नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव किए, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को भी इन्होंने एम्पावर नहीं किया जी। बड़ा डंडोरा पीटा गया, पंचायत के बारे में इन्होंने बड़ा डंडोरा पार्लियामेंट में पीटा। उसके बाद और हमें मालूम है कि एम्पावर करने वाले नहीं है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी सख्त कोशिश ये है कि जमहूरियत, उसके बाद और हमें मालूम है कि एम्पावर करने वाले नहीं है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी सख्त कोशिश ये है कि जमहूरियत की जो स्पेस है वो हम किसी भी ऐसी ताकत को नहीं देंगे जो फासिस्ट ताकतें हैं, जो कम्युनल ताकतें, उनको हम नहीं देंगे। चुनाव जिसमें भी हालत में भी होंगे, जिस सूरत हाल में भी होंगे, हमारी जहां तक सिपाही स्टेटस का ताल्लुक है, 370 का ताल्लुक है, वो हमारी हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो हमारी एक लंबी जदोजहद है, वो कोई रातों रात आने वाली चीज नहीं है, और न हम भाजपा की सरकार से इस तरह की कोई उम्मीद करते हैं। हमारी एक लंबी जदोजहद है। जैसे 2019 में देश में हालात बदले, भाजपा को उनकी सीटें ज्यादा आ गई, पार्लियामेंट में उनको बहुमत मिल गई, तो उन्होंने 370 को हटा दिया। तो जाहिर सी बात है कि हमेशा तो ऐसे हालात तो रहने वाले हैं नहीं, और दुनिया में तो ये एक रिकॉर्ड है कि फासिस्ट को और फैशिज्म को जो है उसको 20 साल से ज्यादा उसकी उम्र है नहीं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एक जमाने में ऐसा था कि लोग कहते थे कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। आज हालात ये है कि इंदिरा गांधी जी के ग्रैंड सन को कहीं सीट नहीं मिलती है, ग्रैंड डॉटर को कहीं सेफ सीट नहीं मिलती है जहां से वो चुनाव जीत जाते। तो इस तरह के हालात हमेशा नहीं रहेंगे। हमारी जदोजहद है, और जहां तक चुनाव का ताल्लुक है, आप कहते हैं आप पार्टिसिपेट करेंगे नहीं कहेंगे, मैं कहता हूं कि जमहूरियत की जो भी कोई स्पेस है वो हम फासिस्ट
और कम्युनल ताकत के लिए छोड़ने वाले नहीं है जम्मू कश्मीर में। तो ताहिर सईद जी की दो बातें, एक तो यह कि धारा 370 के संदर्भ में पुनः बहाली की जो मांग है वो लंबी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी की जब तक केंद्र में सरकार है तब तक हमारी ये मांग पूरी होने वाली नहीं है, ये भी हमें पता है। और इस दौरान जो कुछ भी चुनाव होंगे, पहले हम भले ही शामिल नहीं हुए अलग बात है, पर अब हम शामिल जरूर होंगे। इसकी रोशनी में विनोद अग्निहोत्री जी आपके वापस लौट रहा हूं, जानना चाहता हूं, दिल्ली में बैठे हैं आप, मौजूदा रुझान और परिणाम आपके सामने हैं, क्या आपको लगता है केंद्र में बैठी हुई सरकार अगले कदम के तौर पर जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराएगी, या उपराज्यपाल के माध्यम से ही अभी संचालन का सिलसिला जारी रहेगा? आपका आकलन, क्योंकि आप पिछले 3 दशक से लगातार आकलन के आधार पर ही निष्कर्ष देते रहे। देखिए हिमांशु जी, जो केंद्र की सरकार है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जी, वो या कोई भी सरकार हो दिल्ली में जी, वो चाहेगी कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल हो जी, कश्मीर के लोग जो है उसी तरह लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करें जैसे देश के अन्य हिस्सों के लोग करते हैं। तो जब सरकार की ये मंशा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी ये मंशा होगी और पूरी सरकार की मंशा होगी, कोई भी सरकार हो भारत में। और इसीलिए आप देखिए कि चाहे राजीव गांधी की सरकार रही हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की, चाहे नरसिम्हा राव की, और चाहे मनमोहन सिंह की, और चाहे मोदी जी की, कश्मीर में बाकायदा चुनाव हुए हैं, होते रहे हैं। राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन जो है वो अंतहीन विकल्प नहीं हो सकता। वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट तो हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक वो अंतहीन विकल्प नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं देर सवेर विधानसभा के चुनाव तो केंद्र सरकार कराना चाहेगी। ताहिर साहब बैठे हुए हैं, ये मेरी बात की तायीद करेंगे कि निश्चित रूप से केंद्र सरकार चाहेगी विधानसभा चुनाव हो, लेकिन वो कानून व्यवस्था का मुद्दा और थोड़ी अनुकूल परिस्थितियों को देखेगी। मैं विनोद जी थोड़ा सा आपसे असहमति रखते हुए सवाल करना चाहता हूं। हर पार्टी, हर सरकार चाहती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बहाल हों और उसके अनुसार काम करें, लेकिन जम्मू कश्मीर का मामला हमेशा अलग तरीके से देखा गया है। जो वर्ग अभी जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, वो केंद्र सरकार की नीतियों के प्रति असहमति नहीं बल्कि खिलाफत करता है। उसकी असहमति नहीं है, वो उसके खिलाफ है, उसके विरोध में है। वो उन फैसलों को मानने से इंकार करता है जो केंद्र की सरकार देश हित में, प्रदेश हित में जरूरी करार देती है। क्या ऐसे माहौल के बीच में केंद्र में बैठी हुई सरकार, जिन्हें समय समय पर अलगाववादी भी करार देती है, उनके संदर्भ में हालात देखते हुए जो कोई उठाएगी विधानसभा चुनाव कराने का, या आपको लगता है अभी थोड़ा इंतजार किया जाएगा माहौल को और अनुकूल होने का, केंद्र की परिस्थितियों को वहां पर और ज्यादा मजबूत करने का? वो तमाम फैसले जो देश से जोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर के संदर्भ में उठाए जा रहे हैं, जैसे बाहर से लोगों को जमीन खरीदने की अनुमति या अन्य सारे मसले, इनके क्रियान्वयन होने तक इंतजार किया जाएगा? ये सवाल है। नहीं, देखिए, बहुत लंबे समय तक अगर आप विधानसभा के चुनाव टालेंगे तो स्थिति सामान्य नहीं होगी, बिगड़ेगी जी, क्योंकि राजनीतिक आकांक्षाएं लोगों की जो है वो पूरी होनी चाहिए और वो एक निर्वाचित सरकार ही करती है। आप सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, देश के किसी भी हिस्से में, आप नागालैंड में अगर चुनाव नहीं कराएंगे तो वहां भी स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए वहां भी चुनाव कराए जाते हैं। वहां भी स्थिति आज भी जो है नागा विद्रोहियों के साथ बातचीत चलती रहती है। तो मिजोरम में जब लालडेंगा से समझौता हुआ था तो राजीव गांधी को मालूम था कि अब जो है केंद्र में वहां उनकी पार्टी जीत कर नहीं आएगी, लेकिन उन्होंने लालडेंगा से समझौता किया और अपनी निर्वाचित सरकार का इस्तीफा करा करके वहां चुनाव कराए और लालडेंगा की सरकार बनवाई और ललथनवाला जो मुख्यमंत्री थे उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनवाया। तो कुल मिलाकर के ये जनरसिटी केंद्र को कई बार, और विनोद जी दिक्कत यह है कि वो राजीव गांधी थे और ये नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और राजीव गांधी की कार्यशैली में कोई समानता नहीं है, इस तथ्य से आप भी इंकार नहीं करेंगे। इस तथ्य की रोशनी में हम बात करते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर अश्विनी कुमार जी के पास में आता हूं। डॉक्टर ताहिर चौधरी जी ने हमें एक बार भी आश्वासन नहीं दिया कि हम जल्दी विधानसभा चुनाव कराएंगे। वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम हर चीज को बड़े इत्मीनान से समझ के ही केंद्र के स्तर पर फैसले की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अश्विनी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में बैठे हुए जो आम नागरिक हैं, आम मतदाता हैं, उनके अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर कोई छटपटाहट है या उनका मानना है कि अभी चीजें ट्रैक पर चल रही हैं, एक बार चीजें जम जाए उसके बाद ही विधानसभा जैसी संस्थाएं अस्तित्व में आए? क्या है वहां के हालात? जी हिमांशु जी, जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, असेंबली कब होंगे, ये 2 या 3 लोगों को पता होगा दिल्ली में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में या गृह मंत्री को। बट जो ग्राउंड सिचुएशन मैं आपको बता दूं
कि अगले 3 साल तक जम्मू कश्मीर के असेंबली के चुनाव नहीं होने वाले हैं जी। उसमें कारण ये है, अभी डीलिमिटेशन कमीशन बना है जी। डीलिमिटेशन कमीशन जो है काम करेगा, उसके बाद वो उसको करीबन 1 साल लग जाएगा। उसके बाद उन्होंने वहां पर रिजर्वेशन करनी है। जो हमारे पास खबर है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, करीबन 10 से 15 सीटें हैं ओबीसी के लिए और गुजर्स के लिए और पहाड़ी लोगों के लिए रिजर्व की जाएंगी। उसके बाद ये पब्लिक में सारा ड्राफ्ट जाएगा, उसके बाद लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो साल 6 महीने उसमें निकल जाएंगे। तो तब तक केंद्र सरकार वो भी देख लेगी कि ये जो डीडीसी का जो एक प्लान हुआ है, जो चुनाव हुए हैं, उनके चेयरमैन कैसे काम कर रहे हैं और क्या लोगों तक काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो एक ट्रायल बेसिस मुझे लगता है कि अगले 3 साल तक, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि सरकार का क्या कह रहा है वो मैं बता नहीं सकता हूं आपको, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है अगले 3 साल तक वो चुनाव यहाँ पर ये विनोद अग्निहोत्री जी की जरूरत जो महसूस की जा रही थी, विनोद अग्निहोत्री जी जो दावा कर रहे थे, विनोद अग्निहोत्री जी का जो आकलन था, विनोद अग्निहोत्री जी के अनुसार जो समाज की और प्रदेश की जरूरत थी, उसके बिल्कुल विपरीत आकलन दे रहे हैं अश्विनी कुमार जी। विनोद अग्निहोत्री जी को लगता है कि जल्द से जल्द कराया जाना चाहिए, ये ठीक नहीं है। लेकिन अश्विनी कुमार जी बोल रहे हैं कि जिस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं, जिस प्रकार की प्रक्रिया बनाई जा रही है, उसमें अगले 3 साल तक चुनाव होने की संभावना नहीं है। और इसके बीच में ताहिर सईद जी हमारे साथ में हैं, जो इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि ये जो पंचायती संस्थाओं के चुनाव हैं, इनके एम्पावर्ड होने की बहुत संभावना नहीं दिखती है। ताहिर जी, अब कुल मिलाकर अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की बात करें तो शीर्षस्थ निकाय ये डीडीसी ही है। क्या अपेक्षा है आपकी, क्या होना चाहिए जिसके माध्यम से लोगों की जरूरतें पूरी हो पाए? ताहिर जी से हमारा संपर्क टूट रहा है, लेकिन ताहिर चौधरी जी हमारे पास हैं। ताहिर चौधरी जी, आप ही टिप्पणी करें, क्या कुछ इन संस्थाओं को ऐसा मिलेगा जिससे लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति इन संस्थाओं से हो पाए और ये महज शोपीस न रह जाए? ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं कि देश में अधिकांश राज्यों में जिला पंचायत वस्तुतः शोपीस की स्थिति में ही है। नगरीय निकाय फिर भी एक अधिकार संपन्नता के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन जो जिला पंचायत हैं उनके संदर्भ में हालात कोई बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं है। इस रोशनी में आपसे सवाल। देखिए, जम्मू कश्मीर की जो 70 साल से हालात रहे, मैं आपको एक चीज क्लियर करूं जी। यहाँ पे सरकार रही, चाहे एनसी की रही, चाहे पीडीपी की रही, कांग्रेस की रही, इन लोगों ने कभी भी ना तो पंचायत इलेक्शंस होने दिए, ना म्युनिसिपल इलेक्शंस होने दिए, ना बीडीसी होने दिए। डीडीसी के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं जी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जो प्रॉमिस था जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, लाल किला से जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सभी अपने प्रोमिस को पूरा किया। पंचायत इलेक्शंस भी हुए, म्युनिसिपल भी हुए, बीडीसी भी हुए और डीडीसी भी हुए। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री साहब जो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट हो, विलेजेस लेवल पे डेवलपमेंट हो, हर डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट हो, और एक ग्राउंड लेवल पे जो पावर होती है वो इन लोगों के हाथों में जाए, ये लोग काम करें। जो डेवलपमेंट होती क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल से, लोगों को सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये यहाँ 70 साल में यहाँ पे लोगों को ये चीजों से भी महरूम रखा गया। हमारी सेंटर में सरकार आने के बाद, मैं आपको मजे की बात बताऊं, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर, अश्विनी जी मेरी चीज से सहमत होंगे इस बात से, जम्मू कश्मीर के कुछ बॉर्डर एरियाज में ऐसे गांव थे जहां पे बिजली नहीं थी, हमारी सरकार ने वहां पे बिजली प्रोवाइड की। आज जम्मू कश्मीर के गांव में, विलेजेस में सड़कों की कंडीशन अगर आप आके देखें, हर जगह पे सड़कें बनाई की, हर जगह पे काम लगे हुए हैं, हर जगह पे डेवलपमेंट की रास्ते खोले जा रहे हैं, लोगों को एक राहत मिल रही है, लोगों को पहली बार एहसास हो रहा है कि जो बातें कही जा रही है सेंटर में, कुछ चीजें पूरी की जा रही है। ताहिर जी, मैं बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा, जब लोगों को सब कुछ मिल रहा है तो अभी आपको वोट क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, मैं वो चीज मैंने आपको पहले ही अभी आपको क्लियर कर दी थी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी चीजों में पार्टी हाईकमांड फैसले लेने के बाद सोचती है, और उन जो एरर्स होते हैं उनको ठीक भी किया जाता है। तो वो पार्टी का एक बहुत बड़ी पार्टी है हमारा एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा परिवार है और वेल डिसिप्लिन परिवार है, और बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, वो मैं इश्यूज नहीं डिस्कस कर सकता, वो पार्टी हाईकमांड उसके ऊपर, वो पार्टी हाईकमांड उसके संदर्भ में लेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति के बाद लोकतांत्रिक चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो ये है
कि तमाम राजनीतिक दलों ने इसमें शिरकत करके लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को जाहिर किया और मतदाताओं ने बड़ी संख्या में मतदान करके इस पहल के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। परिणाम जो भी हो, वो किसी पार्टी के पक्ष में या पार्टी के खिलाफ, वो इतना मायने नहीं रखते। मायने रखता है तो केवल लोकतंत्र के प्रति आस्था, लोकतंत्र के प्रति विश्वास। जम्मू कश्मीर की जनता ने अपना विश्वास देश के लोकतंत्र के प्रति व्यक्त किया है। इसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी मेहमानों का जो इस चर्चा को गंभीरता प्रदान करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े। समय है अब आज के शेर का। कुछ लोग जो इन चुनावों पर, कुछ लोग जो इन कोशिशों पर सवाल उठा रहे थे, जिनकी कोशिश हमेशा ही जम्मू कश्मीर की शांति के संदर्भ में किसी भी प्रकार से खलल डालने की रहती है। कुछ लोग जो वहां पर बैठकर ही कोशिश करते हैं कि भारत के संविधान से विपरीत आचरण वहां पर पालन हो, उन सभी को समर्पित हमारा आज का शेर ये कहता है कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो जंग हारे जाएंगे। मोइन शादाब ने जो ये शेर लिखा था वो इस देश की सरकार के लिए संदेश है। जो भी लोग इस देश के खिलाफ हैं और इस देश में हैं, उनको पहचानना है और कुचलना है, और तभी हमें नए रास्ते पे आगे बढ़ना है। जम्मू कश्मीर नया रास्ते पे आगे बढ़ा है। लोगों के विश्वास के साथ आगे बढ़े, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के संदर्भ में वहां के जनप्रतिनिधि सार्थक भूमिका निभाएं। इस कामना के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए, प्रणाम।